नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की साइट्स पर कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान के 4 सेट्स दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन चारों सेट्स में दिए गए 1 नंबर और 2 नंबरों के जो प्रश्न हैं उन्हीं को हल करेंगे। सेट ए की अगर बात करें तो सेट ए में जो पहला प्रश्न है वो है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन हैं क जवाहरलाल नेहरू, ख अटल बिहारी वाजपेयी, ग खान अब्दुल गफ्फार खान और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीमांत गांधी के नाम से वास्तव में खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम से जाना जाता था, तो इसका ग आएगा। प्रश्न नंबर 2 है व्यापार बाधाएं क्या है। क पर है अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध, ख भारतीय वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध, ग माल बनाने पर प्रतिबंध और घ है पैक किए गए सामान पर टैग लगाना। तो सही जवाब इसका क है, अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 3 है 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी। क भारतीय जनसंघ, ख भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ग कांग्रेस और घ है सोशलिस्ट पार्टी। तो सही जवाब है 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है। उदारवादी मॉडल, ख पूंजीवादी मॉडल, घ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल और घ है पूंजीवाद समर्थक मॉडल। तो सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया स्वतंत्रता के बाद भारत में। प्रश्न नंबर 5 है शिमला समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ। पूछा गया है कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच साइन हुआ था। क भारत और चीन, ख भारत और पाकिस्तान, ग भारत और रूस और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है लिट्ठे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जो श्रीलंका में संगठन है एक, लिट्ठे को कब परास्त किया गया, कब उसकी शक्ति को कमजोर किया गया। क 2006 में, ख 2008 में, ग 2009 में और घ है 2010 में। तो 2009 इसका सही जवाब है जब लिट्ठे पर एक बड़ा अटैक किया गया और उसकी शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया गया। सही जवाब ग 2009। प्रश्न नंबर 7 है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो क है व्लादिमीर लेनिन ने, ख स्टालिन ने, ग निकिता क्रुश्चेव ने और घ है लियोन ने। तो सही जवाब जो है वो क है व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8 है 1 नंबर में ही पूछा गया है ये भी कि भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जब 1975 में उन्होंने धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 9 है MNF का पूरा नाम लिखिए। तो मिजो नेशनल फ्रंट इसका पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है तो इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। MNF मिजो नेशनल फ्रंट। प्रश्न नंबर 10 है 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार का प्रमुख कौन था। 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार जो एनडीए की सरकार थी उसका प्रमुख कौन था। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 11 है रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई। तो 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। प्रश्न नंबर 12 है पूछा गया है कि नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो सही जवाब इसका है मई 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न नंबर 13 है पश्चिमी पाकिस्तान प्रभुत्व के विरुद्ध, पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया। ये जो बांग्लादेश में जो जिसको उस जमाने में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण में था। तो पश्चिमी पाकिस्तान प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया।
बांग्लादेश में पूछा गया है। शेख मुजीबुर रहमान ने उस समय उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 14 है एमडीपी। एमडीपी का क्या मतलब है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रश्न नंबर 15 जो है वो खालिस्तान वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई उद्देश्य है, उसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इस प्रकार से कई सारे हैं। प्रश्न नंबर 16 जो है वो भी खालिस्तान है, रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सदस्य देशों द्वारा खालिस्तान वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो 2002 में उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के पूछे गए हैं कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 18 है और पूछा गया है कि खालिस्तान ने 1985 में यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, 1985 में यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत की। तो वो जो शख्स थे मिखाइल गोर्बाचेव उनका नाम था, जिन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। अभिकथन जिसको हम एजर्शन कहते हैं और कारण आधारित प्रश्न रीजन कहते हैं। तो ये भी 2 प्रश्न उसमें आएंगे अब की बार। तो निम्नलिखित निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए के बाद कारण आर का कथन दिया गया है। कथन ए और कारण आर को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से एक को चुनें। क पर है इसका, जो क पर अगर लगता है आपको कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ख है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों में एक में करता है, एक में नहीं करता है। ग है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और घ है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इस प्रकार से ये 4 में से आपने किसी एक, पहले कथन आर और कथन ए को पढ़ना है और उसके बाद इनमें से जो आएगा क, ख, ग और घ जो आएगा उसमें से आपने सही का जवाब देना है। तो इस आधार पर अगर हम प्रश्न नंबर 19 को देखें, कथन ए असर्शन ए में कह रखा है कि नेपाल के राजनीतिक दल और आम लोग सरकार की एक अधिक खुली और उत्तरदायी प्रणाली चाहते हैं। ध्यान से पढ़िए, कथन ए नेपाल के राजनीतिक दल और आम लोग सरकार की एक अधिक खुली और उत्तरदायी प्रणाली चाहते हैं। और कारण रीजन में दे रखा है, राजा ने 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के मद्देनजर एक नई लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली। तो इनमें से आपने ऊपर से बताना है। तो इस हिसाब से देखें तो ये दोनों की दोनों बातें जो कारण थी कि चाहते थे और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। तो इसका सही जवाब आएगा क। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 है और कथन ए दे रखा है कि श्रीलंका की समस्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हैं और भारत में तमिल लोगों का इस आशय का काफी दबाव है कि भारत सरकार को श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। श्रीलंका की समस्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हैं और भारत में तमिल लोगों का इस आशय का काफी दबाव है कि भारत सरकार को श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। और कारण आर में दे रखा है कि भारत सरकार ने समय समय पर तमिल प्रश्न पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया है। तो इसका भी जो उत्तर है वो क ही आएगा, क्योंकि दोनों कथन जो कारण है उसको स्पष्ट करता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ये 2 नंबर से यहां से स्टार्ट, प्रश्न नंबर जो 20 तक है वो 1-1 नंबर के होंगे, उसके बाद 2 नंबर से शुरू होगा। तो प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो पूछा गया भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों के राजाओं को यह विकल्प दिया गया था कि चाहे तो वो भारत में शामिल हों, चाहे वे पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें।
यह विकल्प मिल जाने के बाद रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स का विकल्प दिया, जिसमें उन्हें अपनी रियासत को भारत में शामिल करने पर पेंशन देने की बात कही गई थी। प्रश्न नंबर 22 है, एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था, दो चीजें पूछी गई है। एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक दलीय प्रभुत्व, जब देश में अनेक दलों के होते हुए भी लोग एक ही दल को वोट देते हैं और वही दल बार बार सरकार बनाता है, तो इसे एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब देश में अनेक दलों के होते हुए भी लोग एक ही दल को वोट देते हैं और वही दल बार बार सरकार बनाता है, तो इसे एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। और दूसरा है एक दलीय व्यवस्था, तो जब देश में एक ही दल हो और अन्य दल बनाने पर रोक हो, तो इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अथवा करके प्रश्न दे रखा है, ऐसे 3 प्रश्न आएंगे जिसमें अथवा आपको मिलेगा। तो अथवा करके अगर आप ये नहीं करना चाहते तो पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का परीक्षण करें। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का परीक्षण करें कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिली। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 16 सीटें मिली। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, उसे लोकसभा की 3/4 सीटें मिली। प्रश्न नंबर 23 है, 1984 से 2004 तक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में क्या बदलाव आया है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 1984 में इस पार्टी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और केवल 2 सीटें प्राप्त की। चुनाव में ज्यादा सफलता न मिलने पर 1986 के बाद से इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदुत्व पर जोर देना शुरू कर दिया। इससे इस पार्टी को काफी फायदा हुआ और 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 88 सीटें मिली, 2 से 88 पर पहुंच गई। इसके बाद से भाजपा की सीटें लगातार बढ़ती चली गई। 1999 के 13वें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली 1999 के। तो 2004 तक पूछा गया, तो 1999 के 13वें जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उसको 13वां लोकसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली। अथवा करके प्रश्न दे रखा है, अगर आप ये नहीं लिख सकते। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की किन्हीं 2 घटनाओं का उल्लेख करें जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ तो जो घटनाएं हुई है उसमें हम कह सकते हैं 1990 में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए और 2002 की गुजरात दंगे हुए। ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हुई। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई। इसका मुख्य वास्तुकार कौन था। भारत की नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी तरह से परीक्षा में पक्का ये आएगा। आर्थिक नीति कब शुरू की गई, इसका मुख्य वास्तुकार कौन था। तो भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी और यह नीति उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी, तो वो इसके वास्तुकार थे। प्रश्न नंबर 25 है, वे कौन सी बाधाएं हैं जो यूरोपीय संघ की क्षमता को सीमित करती हैं। वे कौन सी बाधाएं हैं जो यूरोपीय संघ की क्षमता को सीमित करती है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ के कुछ देश यूरो को अपनाने के लिए, जो उसकी मुद्रा है यूरो को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा है, यूरोपीय संघ के सभी देशों की अपनी अपनी विदेश नीतियां हैं जो कभी कभी एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यूरोपीय संघ के सभी देशों की अपनी अपनी विदेश नीतियां हैं जो कभी कभी एक दूसरे के विपरीत होती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पूछा गया है कि भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में क्यों और कैसे मदद की। भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में क्यों और कैसे मदद की। तो 1971 में जब
पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है वर्तमान बांग्लादेश। 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो भारत ने दोनों के मामलों में दखलंदाजी नहीं, तो भारत हम कह सकते हैं तो भारत दोनों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए तो इन अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। जब भारत के लिए इन शरणार्थियों का बोझ उठाना मुश्किल हो गया तो भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में भारत को पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 27 है, प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कोई दो कदम सुझाएं प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हम कह सकते हैं पहले नंबर पर कि भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया है। और दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि 2003 में पास किए गए बिजली अधिनियम में ऊर्जा के नवीकरण योग्य रिन्यूएबल, जिनको हम कहते हैं, ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। अथवा करके है कि इसमें आप अथवा कर सकते हैं, इसमें 28 नंबर यहाँ पर है, इसी में ही अथवा करके दूसरा प्रश्न आएगा। तो ये 28 है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है? वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है? तो हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है उनका तेज गति से आर्थिक विकास हुआ है। और दूसरा है, जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है उनमें आधुनिक विदेशी तकनीक का आगमन हुआ है। नई विदेशी तकनीक के आने से इन देशों का उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिसके कारण ये देश भी विदेशों में अपना सामान बेचने लगे हैं। अथवा करके है दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र पूछे हैं, तो एक है व्यापार का उदारीकरण और दूसरा है निजीकरण। तो इस प्रकार से ये 1-1 और 2-2 नंबर के प्रश्न थे। सेट 2 की अगर बात करें तो सेट 2 में पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? क महात्मा गांधी, ख सरदार पटेल और ग सुभाष चंद्र बोस और घ राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के जो आयरन मैन है, लौह पुरुष जो है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1949 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में और जनवरी 1952 में। तो सही जवाब ख है, जनवरी 1950 में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का उदाहरण है? क है मैकडॉनल्ड, ख पानी, ग सैन्य और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जो है मैकडॉनल्ड है, दुनिया के सभी देशों में इसकी एजेंसियां खुली हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो क है क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, ख तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ग संप्रभुता की रक्षा करना और घ है उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे उसके उद्देश्य हैं नेहरू की विदेश नीति के। प्रश्न नंबर 5 है, दल बदल ने किस अभिव्यक्ति या किस मुहावरे को जन्म दिया? दल बदल ने किस अभिव्यक्ति या मुहावरे को जन्म दिया? क खुद कमाओ देश बढ़ाओ, ख आया राम गया राम, ग हिंदी चीनी भाई भाई और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है वो ख है, आया राम गया राम है। प्रश्न नंबर 6 है, किस पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति की और हिंदुओं को संगठित करने की रणनीति अपनाई? क भारतीय जनता पार्टी, ख कांग्रेस, ग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और घ है बहुजन समाज पार्टी। तो सही जवाब है, ये सभी जानते हैं, क भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति पर जोर देना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश नहीं है, दक्षिण एशिया में नहीं आता है? क बांग्लादेश, ख भूटान, ग भारत और घ रूस। ये जो रूस है तो घ जो है वो जवाब है रूस, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में नहीं आता। एशिया में तो आता है पर दक्षिण एशिया में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 8 है, 2004 के चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री कौन बने या भारत के प्रधान?
2004 के चुनाव के बाद, तो 2004 के चुनाव के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 9 है, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। प्रश्न नंबर 10 है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1960 में हस्ताक्षर हुए। प्रश्न नंबर 11 है, 1977 में भुट्टो सरकार, जुल्फिकार अली भुट्टो पूरा नाम है, 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को किसने हटाया? जनरल का नाम पूछा गया है, तो उस समय जो है जनरल जियाउल हक ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 12 है, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? कोड नाम पूछा गया है। पोखरण जो 1998 में किया गया था, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति उसको नाम दिया गया था। और प्रश्न नंबर 13 है, मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हो? तो मानव सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को सभी प्रकार के अभावों और भय से मुक्ति दिलाना है। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं समकालीन विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों होनी चाहिए? पर्यावरण संबंधी चिंताएं समकालीन विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों होनी चाहिए? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों की समस्या बन गई है। अतः इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जब सभी देश मिलकर प्रयास करें। इसलिए पर्यावरण से संबंधित चिंताएं आज विश्व राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान है देश या खालिस्तान बहुदलीय प्रतिस्पर्धा वाला एक स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक्ड जिसको हम कहते हैं, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा वाला एक स्थल अवरुद्ध देश है, तो वो भूटान है, जहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाता है? खालिस्तान पूछा गया है, तो उत्तर है महासचिव उसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 17 है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली अध्यक्ष महिला चुनी गई थी। और प्रश्न नंबर 18 है, यूएसएसआर द्वारा शुरू किया गया सैन्य संगठन था? यूएसएसआर सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया सैन्य संगठन था, तो उसको हम कहते हैं वार्सा पैक्ट। इसी प्रकार कथन और कारण आधारित जो प्रश्न है उसमें भी ये 4 ऑप्शन दे रखे जो ऊपर आपको कराए गए हैं। तो सीधा प्रश्न नंबर 19 पर हम आ जाते हैं। और 19 में कथन ए में दे रखा है कि पाकिस्तान ने बिना किसी संघर्ष के बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा दिया, और कारण दे रखा है बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा। तो दोनों सही तो हैं बिल्कुल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। पाकिस्तान ने बिना किसी संघर्ष के बांग्लादेश को, ये गलत है बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिना किसी संघर्ष के बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा दिया, ऐसा नहीं हुआ। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर कहते हैं अत्याचार किए, तो हम कहेंगे घ इसको आएगा, घ कथन ए गलत है, बिना किसी संघर्ष के बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा नहीं दिया, लेकिन कारण आर सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 है, कथन ए में दे रखा है दर्शन में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है, अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। और कारण है कि कई समस्याओं और सीमाओं के बावजूद श्रीलंका और भारत ने अंग्रेजों से आजादी के बाद से एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन दक्षिण एशिया और जो आर है रीजन है, ये बिल्कुल आपस में संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर जो है वो ख आएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 21 है, किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करें जिनका सामना स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को करना पड़ा है। तो एक पर हम कह सकते हैं कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी उस समय देश के सामने, और दूसरी थी देश के विकास की चुनौती। प्रश्न नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसको हम कहते हैं, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब और क्यों किया गया? तो 1982 में केरल के आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। और क्यों किया गया? इसमें मतपत्रों को छापने पर भारी खर्चा नहीं करवाना पड़ता है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण फायदा था। या फिर अथवा करके दे रखा है अगर बच्चे को ये नहीं आता है। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एक तो है उसकी जो विशेषता बनती है वो है हिंदुत्व की बात करती है हर समय, और दूसरा है
एक देश एक संस्कृति, ये भी उसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 23 है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्य क्या है? तो उत्तर में पहले नंबर पर हम कहेंगे कि क्षेत्रीय देशों के बीच एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसी विश्वास और सूझबूझ विकसित करना। और दूसरा है क्षेत्रीय देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और तीसरा है क्षेत्रीय देशों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। प्रश्न नंबर 24 है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार थी उस पर क्या प्रभाव, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और दूसरा है तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया। या फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न है इसमें कि भारत में 1984 की कोई दो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं बताइए। भारत में 1984 की कोई दो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं बताएं। तो पहले नंबर पर है कि स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय की, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और एक और थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दो सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, और पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में 1984 से 2004 में क्या परिवर्तन आया है? कांग्रेस पार्टी की चुनावी प्रदर्शन में 1984 से 2004 में क्या परिवर्तन आया है? तो 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी। यह एक प्रकार का प्रचंड बहुमत था, लेकिन इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटने लगी। प्रश्न नंबर 26 है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कोई दो चुनौतियां लिखिए। लोकतंत्र स्थापित होने के मार्ग में कौन कौन सी दो चुनौतियां हैं? तो पहला है राजतंत्र, अर्थात राजा द्वारा लोकतंत्र की स्थापना न करना। और दूसरा है माओवादी आंदोलन। प्रश्न नंबर 27 है, मूल निवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मूल निवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो मूल निवासी या मूलवासी अनपढ़ और गरीब हैं, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा की जरूरत है। प्रश्न नंबर 28 है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक परिणामों का उल्लेख करें। वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक परिणामों का उल्लेख करें। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि वैश्वीकरण के कारण राज्य का स्वरूप बदल गया है। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के स्थान पर अब कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा चल पड़ी है। और दूसरा है सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। अतः सूचना तकनीक ने राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। या अथवा करके आप इसमें लिख सकते हैं, अथवा करके भी है कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन करें। वैश्वीकरण के किन्हीं दो सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन करो। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण विश्व में आधुनिकता की दौड़ शुरू हो गई है। अर्थात आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को खान पान, रहन सहन में आधुनिक दिखाने की कोशिश करने लगा है। और दूसरा है वैश्वीकरण के कारण सूचना सेवाओं का विस्तार होने से आज हर व्यक्ति घर बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी इंटरनेट, केबल टीवी या मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकता है। तो ये सेट 2 था। सेट 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी अगर बात करें तो सेट 3 में पहला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? क 1951 में, ख 1952 में, ग 1953 में और घ 1949 में। तो सही जवाब है भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वास्तव में वो 1952 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, बॉम्बे प्लान कब बनाया गया था? क जनवरी 1941 में, ख जनवरी 1942 में, ग जनवरी 1943 में और घ है जनवरी 1944 में। तो सही जवाब जो है बॉम्बे प्लान वो देश के उद्योगपतियों ने बनाया था, जनवरी 1944 में ये बनाया गया था।
प्रश्न नंबर 3 है, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1970 में, ख 1972 में, ग 1974 में और घ है 1987 में। तो सही जवाब है वो 1972 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मूल पहलू है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मूल पहलू है? क लेन देन, ख पूंजी, ग प्रवासन और घ है उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे वैश्वीकरण के मूल पहलू है। लेन देन भी बढ़ा है, पूंजी का विस्तार हुआ है या पूंजी का लेन देन शुरू हुआ है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? पूछा गया है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, सही है। बैरिस्टर भी थे, वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो सही जवाब जो है वो घ आएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है, सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, भगत सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो क है, लाल बहादुर शास्त्री का एक लोकप्रिय नारा था। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी सेना संरचना अभी भी मौजूद है? कौन सी सेना संरचना अभी भी मौजूद है? क है सीटो, ख नाटो, ग वार्सा संधि और घ है उपरोक्त सभी। तो ख इसका सही जवाब है, नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी बनी हुई है। प्रश्न नंबर 8 है, पंजाब में अकाली दल का गठन किस वर्ष हुआ था? पंजाब में अकाली दल का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1920 में। तो याद करने वाला प्रश्न है, 1920 में अकाली दल की वहां पर स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, किस पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया? तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ यह गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 10 है, रियो शिखर सम्मेलन की सिफारिशों को क्या कहा गया? रियो जो पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम कहते हैं, शिखर सम्मेलन की सिफारिशों को क्या कहा गया? उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, CIS का क्या अर्थ है? CIS का क्या अर्थ है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी गणराज्य बने हैं उन्होंने इसकी स्थापना की है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो निशस्त्रीकरण का अर्थ भयानक विनाश करने वाले परमाणु हथियारों को नष्ट करना या फिर उनकी संख्या को कम करना है। प्रश्न नंबर 13 है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2004 में उस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जनवरी 2006 में उसको लागू किया गया था। याद रख लेना, 2004 में हस्ताक्षर और 2006 में उसको लागू किया गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में पहला और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। प्रश्न नंबर 15 है, पहले चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी थी भारतीय साम्यवादी पार्टी जो थी, उसने सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सीटें जीती थी। खालिस्तान है, खालिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश है। तो श्रीलंका है वो जिसने लिबरलाइजेशन सबसे पहले किया अपनी अर्थव्यवस्था का। और प्रश्न नंबर 17 है, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री खालिस्तान की हत्या की गई। किसकी हत्या की गई? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। और प्रश्न नंबर 18 है, खालिस्तान पार्टी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर हावी थी। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर, साम्यवादी पार्टी जिसको कहते थे, वो वहां पर हावी थी। उसके बाद अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। वो सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क पर क्या आएगा, ख पर क्या आएगा, ग पर क्या आएगा। तो ये हमने आपको ऊपर बता दिया कि सीधा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। असर्शन में या कथन में दे रखा है कि बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास की घोषणा करते हुए अपने संविधान का मसौदा तैयार किया। और कारण में है, रीजन में, हालांकि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संसदीय स्वरूप को राष्ट्रपति स्वरूप में स्थानांतरित करने के लिए संविधान में संशोधन करवाया। तो इसका दोनों सही तो है लेकिन एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ख आएगा इसका। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
प्रश्न नंबर 20 है, कथन पर पूछा गया है कि भूटान कभी भी संवैधानिक राजतंत्र नहीं बना, और रीजन दे रखा है कि राजा के नेतृत्व में भूटान एक बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। राजा के नेतृत्व में भूटान एक बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। तो इसमें हम कहेंगे कि जो घ है, इसका जो घ आएगा, इसका कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। प्रश्न नंबर 21 है, जो हम कह सकते हैं, वो पूछा गया है कि 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं दो परिणाम की पहचान करें। 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं दो परिणाम की पहचान करें। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर भयानक दंगे हुए जिसमें लाखों लोगों की जान गई, और दूसरा है विभाजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरी जगह जाकर इन लोगों को सालों तक कैंपों में नरक की जिंदगी जीनी पड़ी। और तीसरे पर कह सकते हैं कि विभाजन के कारण देश की एकता को गहरा धक्का लगा। प्रश्न नंबर 22 है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच विचारधारा के दो मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच विचारधारा के दो मुख्य अंतर स्पष्ट करें। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक देश एक संस्कृति की विचारधारा को मानती है, जबकि कांग्रेस सभी सामाजिक विविधताओं को मानते हुए एक सामाजिक गठबंधन है। और दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं है, जबकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के हितों की भी बात करती है। अथवा करके अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो दूसरा आप कर सकते हैं, और वो पूछा गया है कि भारत में एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व के क्या कारण थे। भारत में एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व के क्या कारण थे। तो पहले पर हम कह सकते हैं कांग्रेस ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को आजाद करवाने के लिए इस दल के नेताओं ने जेलों में जो कष्ट सहे थे, उसके कारण यह दल जनता में लोकप्रिय बन गया था। और दूसरा, कांग्रेस के पास गांव-गांव तथा शहर-शहर तक फैला एक व्यवस्थित संगठन था। प्रश्न नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंडल आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। तो पहले पर हम कहेंगे कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। और दूसरी सिफारिश थी, पिछड़े वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए भूमि सुधार किए जाएं। अथवा करके है कि अगर आप ये प्रश्न नहीं जानते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, और वो दूसरा है, भारत की राजनीति पर 1989 के चुनाव के किन्हीं दो प्रभावों पर प्रकाश डालिए। भारत की राजनीति पर 1989 के चुनाव के किन्हीं दो प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो 1989 के चुनाव में कांग्रेस की प्रधानता का अंत हो गया। और दूसरा है, जाति आधारित राजनीति का उदय हुआ 1989 से। प्रश्न नंबर 24 है, आपातकाल के बाद की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भाजपा के उद्भव का पता लगाइए। आपातकाल के बाद की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भाजपा के उद्भव का पता लगाइए। तो उत्तर में कहेंगे कि भारत में आपातकाल 1975 से लेकर 1977 तक लागू रहा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1984 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। 1986 के बाद से इस पार्टी ने हिंदुओं को लामबंद करने के लिए अपनी विचारधारा में हिंदुत्व पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके बाद से इस पार्टी की सीटों में लगातार उछाल होता चला गया। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली। यह पूर्ण बहुमत था। प्रश्न नंबर 25 है, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, इसके उद्देश्य क्या थे। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में यूरोप के देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे, यूरोप का राजनीतिक एकीकरण करना, सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात की बाधाओं को दूर करना, और तीसरा है, साझी मुद्रा के प्रचलन के लिए प्रयास करना। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की पाकिस्तान के साथ समस्याएं स्पष्ट कीजिए कि भारत की पाकिस्तान के साथ क्या समस्याएं। पहला है, कश्मीर की समस्या है, और दूसरा है, सीमा पार आतंकवाद की समस्या। प्रश्न नंबर 27 है, हम पर्यावरण के संबंध में मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण के संबंध में मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहला है कि उनके
इनके मूल वासस्थान पर इनका अधिकार सुनिश्चित करके, और दूसरा है विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन को रोककर। वास्तव में विकास की एक बड़ी कीमत इन लोगों को ही चुकानी पड़ी है। प्रश्न नंबर 28 है, तकनीकी प्रगति ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? तकनीकी प्रगति ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, परिवहन के साधनों को प्रौद्योगिकी में शामिल किया जाता है। इन सभी साधनों ने दुनिया के देशों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है और दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। इन सब साधनों के कारण पूंजी, विचारों तथा वस्तुओं का आगमन भी आसान हो गया है। यह अथवा करके है। दूसरा प्रश्न है कि यह कहना कहां तक सही है कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की शक्तियां वास्तव में बढ़ गई हैं? तो उत्तर में कहेंगे कि सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य अब किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। सेट 4 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण में किसकी भूमिका थी? पहला पोटी श्री रामुलु, ख सरदार पटेल, ग है कुंदुकुरी और ग है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो पोटी श्री रामुलु की महत्वपूर्ण भूमिका थी आंध्र प्रदेश के निर्माण में। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय जनसंघ ने किस विचारधारा पर बल दिया? क एक देश, ख एक संस्कृति, ग एक राष्ट्र और घ है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा। एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति की विचारधारा को मानकर चलती है। प्रश्न नंबर 3 है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? क पीसी महालनोबिस, ख के.टी. शाह, ग वर्गीस कुरियन और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय विदेश नीति के वास्तुकार कौन थे? निर्माता कौन थे? क जवाहरलाल नेहरू, ख वीपी सिंह, ग बाबा साहब और घ इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे, इसलिए जो वास्तुकार हैं विदेश नीति के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत ने किस वर्ष व्यापार बाधाओं को दूर किया या आर्थिक नीति को अपनाया? नहीं, 2009 में, 1976 में, ग है 1988 में और घ है 1991 में। तो सही जवाब है वो घ है 1991 में। प्रश्न नंबर 6 है, निजाम कौन थे? हैदराबाद के शासक की उपाधि, ख पाकिस्तान के शासक की उपाधि, ग समाज के नेता और घ है पंचायत के मुखिया। तो सही जवाब है ये हैदराबाद के निजाम की उपाधि थी। निजाम उनको कहा जाता था, शासक की उपाधि, राजा की उपाधि थी ये। प्रश्न नंबर 7 है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने नहीं है उनका, लाल बहादुर शास्त्री ये भी नहीं, ग मोरारजी देसाई और घ है वीपी सिंह। तो सही जवाब है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वीपी सिंह नहीं बल्कि ग मोरारजी देसाई जो थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो 1977 में 1977 उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो 1977 में केंद्र में सत्ता में आया। तो सही जवाब है वो जनता पार्टी थी जो कई दलों से मिलकर बनी थी और कांग्रेस की बुरी तरह से उस इलेक्शन में हार हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1973 में। और प्रश्न नंबर 10 है, 2019 के संसदीय चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा? 2019 के संसदीय चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा? तो वो सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी और उसको टोटल जो है वो 303 सीटें मिली थी इस चुनाव में। प्रश्न नंबर 11 है, शॉक थेरेपी क्या थी? तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने गणराज्यों को समाजवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए और एक दलीय व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो मापदंड अपनाए गए उन्हीं को शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, किसके शासन में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था? कौन थे उस समय जनरल? किसके शासन में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था? जनरल याहिया खान के समय में।
प्रश्न नंबर 13 है, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसको हम कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। प्रश्न नंबर 14 है, श्रीलंका का पूर्व में क्या नाम था? सिलोन उसको कहा जाता था। और प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान है दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है और अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों के साथ इसकी सीमाएं साझा होती है, तो वो भारत है जो बिल्कुल बीच में स्थित है और सारे के सारे जो दूसरे देश हैं इसके वो इसके चारों पास से हैं। प्रश्न नंबर 16 है, खालिस्तान ने श्रीलंका में भारतीय सेना के लिए खड़ी हुई चुनौती है, श्रीलंका में भारतीय सेना के लिए खड़ी हुई चुनौती है, तो वो लिट्ठे है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। प्रश्न नंबर 17 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और प्रश्न नंबर 18 है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था डैश विचारधारा पर आधारित थी, तो वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। उसके बाद अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न है, क ख आपको बता दिया गया है कहां पर क्या आएगा, तो सीधा प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कथन दे रखा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2001 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया, और कारण दे रखा है पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का दर्जा प्राप्त रहा है। ये बिल्कुल गलत है, दूसरे वाला आर जो है 2001 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया गया, तो हम इसमें कहेंगे ग आएगा, इसमें कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 जो है उसमें भी कथन एक और कारण वाला प्रश्न है ये। तो कथन में बताया गया है कि 20 अप्रैल 2006 में नेपाल में एक बड़े पैमाने पर 20 अप्रैल 2006 में नेपाल में बड़े पैमाने पर देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक विद्रोह प्रदर्शन हुए, और कारण है बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व 7 पार्टियों गठबंधन एसपीए माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, तो इसमें भी ख आएगा। दोनों सही तो हैं लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों सही तो हैं लेकिन अलग अलग हैं दोनों। प्रश्न नंबर 21 है, आजादी के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए झगड़ों के पीछे कौन से हित छुपे हुए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजादी के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए झगड़ों के पीछे कौन से हित छुपे थे? तो पहले नंबर पर है कि मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक देश में नहीं रह सकते हैं। और दूसरा है, कुछ हिंदू संगठनों ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठाई और हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काया। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व के क्या कारण थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए इसको। भारत में एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व के क्या कारण थे? तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कांग्रेस ने देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को आजाद करवाने के लिए इस दल के नेताओं ने जेलों में जो कष्ट सहे थे उसके कारण यह दल जनता में लोकप्रिय बन गया था। और ख है, राष्ट्रव्यापी संगठन कांग्रेस के पास गांव-गांव तथा शहर-शहर तक फैला हुआ एक व्यवस्थित संगठन था। अथवा करके है दूसरा प्रश्न, 1952 का भारत का पहला आम चुनाव दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना कैसे बन गया? 1952 का भारत का पहला आम चुनाव दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना कैसे बन गया? तो उत्तर में कहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय तक ना तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था और ना ही मतदाता सूचियां तैयार की गई थी। लेकिन इन सब बाधाओं के होने के बाद भी 1952 में भारत में सफलतापूर्वक निष्पक्ष चुनाव करवाए गए, इसलिए उसको ऐतिहासिक घटना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में गठबंधन सरकार के किन्हीं दो नुकसानों का वर्णन करो। गठबंधन सरकार के किन्हीं दो नुकसानों का वर्णन करो। तो पहले पर हम कहेंगे गठबंधन सरकारों ने दल बदल की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। देखने में आया है कि नेता मंत्री पद प्राप्त करने के लिए दल बदल के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा है, भारत में गठबंधन सरकारें या तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी है या भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी है। ऐसी सरकार में शामिल राजनीतिक दल थोड़े समय के लिए ही संगठित रह पाए हैं। अथवा करके प्रश्न है दूसरा, गठबंधन की राजनीति के नए युग में राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन की राजनीति के नए युग में
राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं कर रहे हैं, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में कहेंगे कि भारत में गठबंधन सरकारें किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनी हैं, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना रहा है। उदाहरण के लिए 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गठबंधन सरकार थी। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। वास्तव में यह गठबंधन विचारधारा पर आधारित नहीं था, बल्कि अवसरवादी था। उस समय इसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना था। ये दल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, इसलिए सभी दल आपस में मिल गए, लेकिन 16 महीने बाद ही वीपी सिंह सरकार का पतन हो गया। प्रश्न नंबर 24 है, अयोध्या विवाद क्या है, वर्णन करें। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर था, लेकिन 16वीं शताब्दी में अर्थात 1528 में मुस्लिम शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हिंदुओं में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से इस राम मंदिर को तोड़कर यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 6 दिसंबर 1992 को लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस के बाद देश के कई हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झगड़े हुए। इन झगड़ों में जान और माल की भारी हानि हुई। प्रश्न नंबर 25 है, चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का वर्णन कीजिए। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। इस नीति के तहत विदेशी कंपनियों को चीन में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया गया। इससे चीन में उच्च स्तर की तकनीक आई, जिससे उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हुई। और दूसरा है 1982 में चीन द्वारा खेती का निजीकरण किया गया, अर्थात खेती को किसानों के हाथों में सौंप दिया गया। इससे कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। और तीसरा है 1998 में चीन द्वारा उद्योगों का निजीकरण किया गया। इन निजी उद्योगों ने भी चीन के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 26 है, 1971 के बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का वर्णन करें। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का वर्णन करें। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि दुनिया के मानचित्र पर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। और दूसरा है कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। प्रश्न नंबर 27 है, रियो शिखर सम्मेलन के 2 सबसे महत्वपूर्ण परिणामों की पहचान करें, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो शिखर सम्मेलन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण, जो 1992 में हुआ था, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण परिणामों की पहचान करें। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। अतः ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सहयोग करना जरूरी है। और दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। और तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये उसके महत्वपूर्ण परिणाम थे। प्रश्न नंबर 28 है, वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या। तो पहला है सूचना क्रांति। वैश्वीकरण के उदय का पहला कारण सूचना क्रांति है। 1990 के बाद के वर्षों में सूचना क्रांति ने टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूरे विश्व के साथ जोड़ दिया है, जिसके कारण दुनिया के देशों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं और विश्व एक ग्लोबल गांव में बदल गया है, जहां पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। इसके अलावा सूचना क्रांति ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोगों की संकीर्ण भावनाएं कमजोर हुई हैं। और दूसरा कारण है उदय का देशों की एक दूसरे पर निर्भरता। वर्तमान समय में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आज प्रत्येक छोटे बड़े देश को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और यह निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस निर्भरता ने भी विश्व के देशों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण वैश्वीकरण का उदय हुआ है। या अथवा करके एक और प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन कारकों ने योगदान दिया है।
तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि उदारीकरण और निजीकरण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया है, और दूसरा कारक है सूचना तकनीक, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया है। तो टोटल ये 4 सेट थे। तो इनमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।